हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल। मेरा नाम है अरुण और आज की हम जो फिल्म करने जा रहे हैं उसका नाम है द हैंगओवर पार्ट 2। तो चलिए शुरू करते हैं। कहानी की शुरुआत होती है एक होटल की छत से, जहाँ पर फिल, स्टू और एलन होते हैं। फिल फ़ोन पर बात कर रहा होता है। लाइन की दूसरी तरफ ट्रेसी होती है। वो फिल से उसकी लोकेशन पूछ रही होती है और उनके वापस आने का समय भी पूछ रही होती है। खैर, जिसने भी पहला पार्ट नहीं देखा हो वो पहले जाकर उस वीडियो को देख लो ताकि इस वीडियो की कहानी अच्छे से समझ में आ जाए। एनीवे, हम आते हैं फिल और ट्रेसी पर। फिल ट्रेसी से ये भी कहता है कि इस बार उनसे ऐसी गड़बड़ हो चुकी है कि शायद सब बर्बाद हो जाएगा। इसके बाद फिल्म की कहानी कुछ दिन पीछे आ जाती है, जहां हम देखेंगे फिल, स्टू और डग को, जो कि एक रेस्टोरेंट में बैठे होते हैं और स्टू की होने वाली शादी के बारे में डिस्कस कर रहे होते हैं। फिल स्टू से एक बैचलर पार्टी देने के लिए फोर्स कर रहा होता है। वहीं दूसरी ओर डग अपने ब्रदर इन लॉ एलन को शादी में इनवाइट करने के लिए कह रहा होता है। स्टू इन दोनों लोगों की डिमांड को नकार देता है। वो ऐसा इसलिए करता है क्योंकि पिछली बार बैचलर पार्टी की वजह से ही सारी गड़बड़ स्टार्ट हुई थी और इस गड़बड़ को अंजाम देने का काम एलन के द्वारा हुआ था। खैर, आगे हम देखेंगे कि स्टू का दिल थोड़ा पिघलता है और वो डग की डिमांड को मंजूरी दे देता है। इसका मतलब एलन स्टू की शादी में आने वाला है। अब देखना यह है कि पिछली बार जैसी गड़बड़ कहीं इस बार एलन फिर से ना कर दे। स्टू, फिल और डग पहुंचते हैं एलन के घर, जहां वो अपनी बढ़ी हुई उम्र के साथ अभी तक अपने पेरेंट्स के साथ ही रह रहा होता है। एलन का कमरा उन तस्वीरों से भरा होता है जिनमें उन लोगों की सारी वेगस की यादें होती हैं। हम ये भी नोटिस करेंगे कि एलन अपनी मेडिसिन खुद ही तैयार करता है। स्टू उसे इसके लिए रोकता भी है, टोकता भी है, पर जैसा कि हम एलन को जानते हैं वो कहाँ किसी की सुनता है। स्टू, फिल और डग को ये भी पता चलता है कि एलन अभी तक मिस्टर चाओ से बातचीत करता आ रहा है। कहानी आगे बताने से पहले मैं फिर से आपको ये बता दूं कि आपको हैंगओवर पार्ट 1 का एक्सप्लेनेशन वीडियो ज़रूर देखना चाहिए। इससे आपको इस वीडियो का एक्सप्लेनेशन अच्छे से समझ में आ जाएगा। एनीवे, स्टू एलन को शादी में आने के लिए इनवाइट करता है और इस बात पर एलन खुश भी होता है। आपको मैं बता दूं कि स्टू की शादी थाईलैंड में होने वाली है। एयरपोर्ट पर टेडी नाम का एक लड़का भी आता है जो स्टू का ब्रदर इन लॉ होने वाला होता है। उसकी उम्र सिर्फ 16 साल की है। एलन टेडी को देखकर थोड़ा अनकंफर्टेबल होता है। ये शायद इसलिए है क्योंकि एलन खुद को एक वुल्फ पैक का हिस्सा समझता है। इस वुल्फ पैक में फिल, एलन, स्टू और डग हैं और एलन नहीं चाहता कि कोई और इस वुल्फ पैक का हिस्सा बनेगा। खैर, कहानी आगे बढ़ती है। ये सब दोस्त अपनी फैमिलीज के साथ थाईलैंड पहुंचते हैं और आता है कमाल का डिनर सीन। इस सीन की शुरुआत होती है टेडी के द्वारा दिए गए कमाल के चैलो परफॉर्मेंस से। टेडी के फादर खुद के बेटे पर बहुत ही नाज करते हैं और वो साथ ही उसे एक ट्रॉफी की तरह लोगों के सामने शोकेस करते हैं। टेडी के फादर, जो स्टू के फादर इन लॉ भी होने जा रहे होते हैं, वो स्टू को कुछ खास पसंद नहीं करते। वो स्टू को एक ऐसा इंसान बताते हैं जो कि इस दुनिया में हो या ना हो, इस दुनिया को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अब वो डायरेक्टली स्टू को ऐसा नहीं कहते, पर उनकी बातों से तो ऐसा ही समझ में आता है। बारी आती है एलन के स्पीच देने की। एलन के पास बहुत से कार्ड्स होते हैं जिनमें थाईलैंड की सारी फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन होती है, पर वो सिर्फ यहीं नहीं रुकता। इन सबको स्टू की पिछली शादी के बारे में भी बताने लगता है, पर उसके दोस्त उसे वापस बिठा लेते हैं। एनीवे, डिनर के बाद ये लोग बीच पर ड्रिंक्स लेने का प्लान करते हैं। इस छोटी सी पार्टी में टेडी भी आ जाता है। पार्टी स्टार्ट होती है और हम देखते हैं सुबह को होते हुए। अगले दिन की सुबह हम देखते हैं फिल और एलन उठ खड़े होते हैं। फिल और एलन कमरे की हालत पर तरस खाते हैं और खुद से पूछते हैं कि आखिर वो लोग कहाँ पर आ चुके हैं। एलन का हुलिया थोड़ा बदल चुका होता है, पर इसमें वो अकेला नहीं होता। स्टू के चेहरे पर एक टैटू बना होता है। आपको मैं बता दूं कि ये वैसा ही टैटू है जो माइक टायसन के चेहरे पर भी बना हुआ है। खैर, आगे इन तीनों को पता चलता है कि इनके साथ एक मंकी भी है। फिल को एक कॉल आता है। लाइन की दूसरी ओर डग होता है। फिल को ये जानकर खुशी होती है कि इस बार डग सही सलामत है। वहीं दूसरी ओर स्टू और एलन के सामने एक अजीब सी चीज़ होती है। बाद में इन्हें सरप्राइज़ मिलता है कि ये अजीब सी चीज़ कुछ और नहीं बल्कि मिस्टर चाओ है। सरप्राइजेस का सिलसिला यहीं नहीं ख़त्म होता। फिल को एक कटी हुई उंगली मिलती है। अब ये फिंगर और किसी की नहीं बल्कि टेडी की होती है। चाओ इन्हें ये बताता है कि टेडी कल रात हमारे साथ ही था और हम लोगों ने बैंकॉक में आकर पार्टी की।
आगे इन्हें ये भी पता चलता है कि एलन ने कल रात को मिस्टर चाओ को कॉल करके बीच पर बुलाया था और ये लोग चाओ की स्पीड बोट में बैठकर बैंकॉक आ गए थे। मज़े की बात यह है कि पिछली बार की तरह इन तीनों को इस बार भी कुछ याद नहीं कि कल रात को क्या हुआ था और इन तीनों ने कितने पाप किए। पर इस बार कुछ अलग है। कहानी का वो कुछ अलग मिस्टर चाओ है, क्योंकि चाओ को कल रात की हुई एक एक घटना याद होती है। फिल, एलन और स्टू की किस्मत इतनी अच्छी नहीं है कि वो लोग अभी अभी सब कुछ जान ले। ऐसा इसलिए है क्योंकि चाओ कोकेन का एक ऐसा डोज ले लेता है कि वो उसी जगह उसी टाइम वहाँ पर अनकॉन्शियस हो जाता है। ये तीनों चाओ को ऐसे देखकर शॉक हो जाते हैं और इससे पहले कि होटल के इस रूम में कोई और ना आ जाए, ये तीनों चाओ की बॉडी को टॉप फ्लोर पर बने एक फ्रीज़र में डाल देते हैं। एनीवे, आगे हम देखते हैं कि ये तीनों टेरेस पर टेडी को तलाश रहे होते हैं, पर वहाँ कोई नहीं होता। साथ ही वो कमरे से मिला मंकी इन्हें हर जगह फॉलो करने लगता है। ये देखकर एलन को इस मंकी से लगाव हो जाता है और इसी कारण ये तीनों बाजार में भी मंकी को साथ लिए घूम रहे होते हैं। स्टू की हालत बहुत ही ज़्यादा ख़राब होती है क्योंकि एक तरफ तो उसकी शादी होने वाली है, उसकी होने वाली दुल्हन का भाई खो चुका है और तो और उसके चेहरे पर एक परमानेंट टैटू भी होता है। ये लोग इन्हीं कुछ बातों पर बहस कर रहे होते हैं कि फिल के पास डग का कॉल आता है जो उसे बताता है कि उसने बैंकॉक पुलिस से बात की है और उसे पता चला है कि टेडी को कल रात बैंकॉक पुलिस ने अरेस्ट कर लिया था। ये बात सुनकर ये तीनों खुश होने के साथ साथ थोड़ा शॉक भी होते हैं क्योंकि टेडी जो इतना सीधा साधा टीनेजर है वो ऐसा क्या कर सकता है जिसकी वजह से पुलिस ने उसे अरेस्ट कर लिया। जब ये तीनों पुलिस स्टेशन पहुंचते हैं तब ये पाते हैं कि जिस टेडी को ये लोग लेने आए थे यहाँ पर वो टेडी है ही नहीं। पुलिस इन तीनों के सामने एक भिक्षु को लेकर आती है जिन्होंने टेडी के स्वेट शर्ट पहन रखी होती है। ये देखकर स्टू पुलिस स्टेशन में झगड़ा करने लगता है, पर उसका ऐसा बिहेवियर इनके कुछ काम नहीं आता। ऐसा इसलिए है क्योंकि पुलिस वाले इस बूढ़े भिक्षु को इन तीनों के ही हवाले कर देते हैं। एनीवे, आगे पता चलता है कि भिक्षु ने जो स्वेट शर्ट पहन रखी होती है उसमें से इन्हें एक बार का एड्रेस मिलता है। अब इनके पास कोई और रास्ता तो है नहीं, इसलिए ये तीनों इस बार को ट्रैक डाउन करने में लग जाते हैं। आगे हम देखते हैं एक बैंकॉक की स्ट्रीट जहां पर कुछ दुकानें बुरी तरह से जल चुकी होती हैं और कुछ आसपास की दुकानें बिखरी बिखरी सी लग रही होती हैं। जैसे ही ये तीनों बार के सामने पहुंचते हैं तब इन्हें पता चलता है कि इस बार की हालत भी खराब है और तो और आसपास के दुकानदार इन तीनों पर चिल्लाना शुरू कर देते हैं। ये देखकर ये लोग आगे बढ़े ही होते हैं कि एलन को एक तस्वीर दिख जाती है जो कि एक टैटू शॉप के बाहर शोकेस में लगी होती है। ये तीनों इस शख्स को अच्छी तरह से जानते हैं जो तस्वीर में होता है। दरअसल ये स्टू की तस्वीर होती है जो उसने तब खिंचवाई थी जब उसके चेहरे पर टैटू बनाया गया था। ये लोग टैटू शॉप के ऑनर से मिलते हैं। अब ये शख्स इन्हें बताता है कि कल रात को तुम लोगों ने कितनी गलतियां की थी, कितनी उधम मचाई थी इस गली में, इतना तमाशा किया था कि पुलिस तक को आना पड़ा था। एनीवे, ये शख्स इन्हें ये भी बताता है कि ये जो भिक्षु है ये अपनी पूरी ज़िंदगी कभी बात नहीं करते, तो इनसे कुछ भी पूछना वक्त की बर्बादी होगी। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि पिछली रात को टेडी ने जो स्वेट शर्ट पहन रखी थी वो उसने भिक्षु को दे दी थी जब पुलिस आ गई थी। कहानी आगे बढ़ती है और स्टू, फिल, एलन एक रिक्शे में बैठकर शहर के बाहर बनी एक मॉनेस्ट्री में जा रहे होते हैं। ऐसा ये इसलिए कर रहे होते हैं क्योंकि टैटू शॉप ऑनर ने इन्हें एक मोनेस्ट्री के बारे में बताया था और अब ये लोग इस भिक्षु को उस मोनेस्ट्री की तरफ ले जा रहे होते हैं। साथ ही इन तीनों को ये उम्मीद होती है कि शायद मोनेस्ट्री में जाकर इन्हें कोई क्लू मिले जिसे फॉलो कर ये लोग टेडी तक पहुंच जाए। मोनेस्ट्री में जाकर इन्हें सिर्फ ये पता चलता है कि कल रात को ये लोग मोनेस्ट्री में आए थे और इस भिक्षु को अपने साथ ले गए थे। इस मोनेस्ट्री के जो हेड होते हैं वो इनकी मदद करना चाहते हैं और इन तीनों को सलाह देते हैं कि तुम लोगों को मेडिटेशन करना चाहिए। इससे होगा ये कि तुम्हारे मन में जो छिपी हुई यादें हैं वो बाहर आ सकती हैं। एनीवे, आगे हम इन तीनों को मेडिटेशन करता पाएंगे। एलन को कुछ विजन्स आते हैं। यहाँ वो एक बच्चा है और साथ ही उसके दोस्त भी। एलन के इन विजन्स में से एक क्लब दिखता है उसे और अगले सीन में हम देखते हैं इन तीनों को इसी क्लब में जहां ये लोग एक शख्स से मिलते हैं जिसका नाम समीर है जो इन्हें एक मशीन गन बेचने पर तुला होता है। दरअसल ये शख्स चाओ का इंतज़ार कर रहा होता है, उसके साथ ही उसे इस गन की डील करनी होती है। पर चूंकि मिस्टर चाओ तो शायद मर चुके हैं
इसलिए ये शख्स इन लोगों के साथ ही डील करने लगता है। ये तीनों इस डील में तो इंटरेस्टेड नहीं होते, पर ये लोग टेडी के बारे में पूछताछ जारी रखते हैं। खैर आगे हम देखते हैं कि ये तीनों क्लब से सटी हुई एक गली में होते हैं, जहां अचानक से दो रशियंस बाइक पर आते हैं और इस मंकी को छीन लेते हैं जो इनके साथ शुरू से ही था। जाते जाते ये दो शख्स फिल को गोली मार देते हैं, पर लकीली बुलेट फिल के हाथों से सिर्फ छू कर जाती है। आगे हम देखते हैं फिल एक क्लिनिक में अपना इलाज करवाता है, पर वहीं पर एलन रोना स्टार्ट कर देता है और वो एक कन्फेशन करता है। वो स्टू और फिल को बताता है कि उसने कल रात को जब ये लोग बीच पर थे तब उसने खाने की कुछ चीज़ में ड्रग्स मिला दिए थे। ये बात सुनकर फिल तो सिर्फ गुस्सा ही करता है, पर स्टू एलन पर टूट पड़ता है। जैसे तैसे ये तीनों खुद को संभालते हैं। एलन अपनी सफाई में कहता है कि उसे सिर्फ टेडी से कुछ देर के लिए पीछा छुड़ाना था। वो चाहता था कि टेडी ड्रग्स लेकर थोड़ी देर के लिए सो जाए। एलन का ये प्लान पलट जाता है जब इन तीनों के द्वारा उस ड्रग्स को कंज्यूम कर लिया जाता है। खैर आगे हम देखते कि एलन के पेट पर एक होटल का एड्रेस और मिलने का टाइम लिखा होता है। अब ये क्या नया किस्सा है ये तो आगे ही पता चलेगा। एनीवे, जब ये तीनों बताए गए समय पर एक बड़े से होटल में पहुंचते हैं तब ये एक शख्स से मिलते हैं। इस शख्स का नाम किंग्सली होता है और ये मिस्टर चाओ का बिजनेस पार्टनर भी होता है। किंग्सली तीनों को बताता है कि उसे चाओ से एक अकाउंट नंबर और उस अकाउंट का पासवर्ड चाहिए। चूँकि किंग्सली और चाओ किसी तरह की बिजनेस डील में इन्वॉल्व थे और उस बिजनेस डील का कुछ प्रॉफिट किंग्सली के हिस्से आना था, पर अब जब मिस्टर चाओ की मौत हो चुकी है तो शायद किंग्सली का ये प्रॉफिट इन तीनों को चुकाना पड़ेगा। स्टू किंग्सली की इन सब बातों को इग्नोर करते हुए टेडी के बारे में बात करने लगता है कि कैसे एक 16-17 साल का लड़का कल रात को उनसे खो चुका है और अब ये लोग उसे हर जगह तलाश कर रहे होते हैं। स्टू की इस बात पर किंग्सली ये कहता है कि टेडी को उसने ही किडनैप कर रखा होता है क्योंकि उसे चाओ पर भरोसा नहीं था ज़्यादा, और चूंकि टेडी कल रात को चाओ के साथ ही था तो उसने ही टेडी को एक गारंटी के तौर पर अपने साथ रख लिया था। किंग्सली की इस बात पर ये लोग खुश हो ही रहे होते हैं कि किंग्सली एक पत्थर मारकर इनका बनता हुआ महल गिरा देता है। ये पत्थर एक डिमांड होती है और वो ये होती है कि स्टू, फिल और एलन को किसी भी तरह से वो अकाउंट नंबर और पासवर्ड कल सुबह तक किंग्सली को लाकर देना होगा। और किंग्सली आगे ये भी कहता है कि अगर तुम लोग इस काम में असफल होते हो तो वो टेडी को कभी वापस नहीं करने वाला। कहानी कुछ आगे बढ़ती है। ये तीनों डिसाइड करते हैं कि वो लोग मिस्टर चाओ के कपड़ों की तलाशी लेंगे ताकि इन्हें कोई क्लू मिल सके। जैसे ही ये लोग फ्रीज़र का दरवाज़ा ओपन करते हैं अचानक से मिस्टर चाओ इन पर झपटता है। इसका मतलब चाओ अभी तक मरा नहीं था। चाओ को जिंदा देख ये तीनों शॉक में होते हैं। बाद में इन्हें पता चलता है कि चाओ ने एक ऐसी ड्रग ली थी, ऐसी ड्रग का इस्तेमाल किया था जिसे लेने के बाद दिल की धड़कन कुछ देर के लिए थम जाती है। एनीवे, अकाउंट और पासवर्ड की डिटेल्स पूछने पर मिस्टर चाओ बताते हैं कि उसने वो इन्फॉर्मेशन इस जैकेट में रखी थी जो उस मंकी ने पहन रखी थी। ये बात सुनते ही स्टू और फिल अपना सिर पीटना शुरू कर देते हैं क्योंकि जैसा कि हमने देखा था कि मंकी को तो वो दो रशियंस अपने साथ ले जा चुके थे। खैर ये बात जानकर कि मंकी इनके पास नहीं है, चाओ बोलता है कि वो लोग फिर से मंकी को चुरा लेंगे जैसा कि कल रात को चुराया था। एक्चुअली हुआ ये था कि कल रात को चाओ को कुछ ड्रग्स लेने थे और वो स्टू, फिल और एलन के साथ रशियंस के पास गया था जहां एक मंकी के द्वारा लेन देन किया जाता है। यहीं पर एलन को ये बंदर पसंद आ जाता है और ये लोग इस मंकी को अपने साथ ले जाते हैं। एनीवे, आगे हम देखते हैं कि ये लोग फिर से वहीं जाते हैं और मंकी को पकड़कर भागने लगते हैं, पर इस बार वो दो रशियंस इनका पीछा करने लगते हैं और इस भागा दौड़ी में एक गोली मंकी को लग जाती है, पर वो अकाउंट की इन्फॉर्मेशन इनके हाथ लग जाती है। आगे हम देखते हैं एलन, स्टू, फिल और मिस्टर चाओ को होटल में जाते हुए जहाँ पर ये लोग किंग्सली से डील करने आए होते हैं। मिस्टर चाओ और किंग्सली की डील कंप्लीट होती है और सबको इंतज़ार होता है कि टेडी किस तरफ से आने वाला है, पर अचानक से एक हेलीकॉप्टर आ जाता है और ये कोई ऐसा वैसा हेलीकॉप्टर नहीं है, ये इंटरपोल का हेलीकॉप्टर है। इसका मतलब ये पूरी डील किंग्सली के साथ हो रही थी, वो एक स्टिंग ऑपरेशन था। दरअसल किंग्सली कोई बिजनेसमैन नहीं है बल्कि वो तो इंटरपोल का एक ऑफिसर है जिसने मिस्टर चाओ को रंगे हाथ पकड़ने के लिए ये पूरा स्टिंग ऑपरेशन सेट किया था।
रही बात टेडी की, तो वो किंग्सली के पास कभी था ही नहीं। उसने तो बस टेडी के गुम हो जाने की इन्फॉर्मेशन का सिर्फ फ़ायदा उठाया था और ये इन्फॉर्मेशन किंग्सली तक उसके ही खबरी ने दी थी। खैर, आगे हम देखेंगे फिल्म की स्टार्टिंग को, जब फिल और ट्रेसी बात कर रहे थे। हिम्मत हार चुके ये तीनों एक रेस्टोरेंट में बैठे होते हैं। स्टू फिल से कह रहा होता है कि वो कभी वापस नहीं जाएगा, वो यहीं पर सेटल होने की बात करता है। एलन किसी भी बात की फ़िक्र ना करते हुए वीडियो गेम खेल रहा होता है कि अचानक से बिजली चली जाती है। स्टू के सामने रखे ग्लास की बर्फ़ पिघल रही होती है। वो कुछ सोच रहा होता है। वहीं दूसरी ओर फिल कॉल पर बैड न्यूज़ देने जा रहा होता है। आगे हम देखेंगे कि ये तीनों एक ऑटो में बैठकर अपने होटल की तरफ निकल चुके होते हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि स्टू को पता चल चुका है कि टेडी की लोकेशन कहाँ पर है। ये लोग होटल की लिफ्ट तक जाते हैं जो अभी तक अटकी हुई होती है। लिफ्ट को खोला जाता है और यहाँ पर इन लोगों को टेडी सोया हुआ मिलता है। दरअसल हुआ ये था कि टेडी अपनी कटी हुई उंगली के लिए आइस लेने के लिए टॉप फ्लोर पर जाता है जहाँ फ्रीज़र रखा है, और जब वो लिफ्ट में था तब इलेक्ट्रिसिटी चली गई होगी। खैर, आगे ये चार लोग मिस्टर चाओ की स्पीड बोट में बैठकर शादी के लिए निकल जाते हैं। जगह पर पहुंचकर स्टू अपने फादर इन लॉ को सब कुछ सही बताता है और जैसा कि होता है अक्सर फिल्मों में, अंत में सब कुछ सही हो जाता है। यहीं पर ख़त्म होता है हमारा वीडियो। आपको ये वीडियो कैसा लगा मुझे नीचे लिखकर ज़रूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो इसे लाइक करें और इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। मैं आपको मिलूँगा अगले हफ्ते, तब तक के लिए बाय।